गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका को लेकर के आया हूँ। यानी कि आज का चैप्टर हमारा क्या रहेगा? कोशिका, जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से लगभग हर परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर जो है ना प्रश्न आते रहते हैं, जो आप लोग को तैयार कर लेना है। यदि आप इसे ढंग से पढ़ेंगे या अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ आपको समझाने में हम ज़रूर सफल रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। एक एक स्टेप मैं कोशिश करूँगा, अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर का नाम है कोशिका। तो कोशिका क्या होती है ना? तो कोशिका जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। रचनात्मक यानी क्रिएटिव, कार्यात्मक यानी कि फंक्शनल क्या है, और मूलभूत इकाई है। क्लियर है ना? तो कोशिका जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। यदि कोशिका न हो तो शायद जीवन संभव नहीं है। इसलिए क्या है, मूलभूत क्या है, रचनात्मक और कार्यात्मक, जो जीवन की रचनात्मक और कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में की। किसमें की? कॉर्क में की, जो एक मृत कोशिका थी। अब बात आती है कॉर्क क्या होता है? क्या होता है कॉर्क? तो कॉर्क जैसे आपने देखा होगा पेड़ होता है। क्या होता है? पेड़। पेड़ इस तरीके से होता है। तो पेड़ के जो ये तना होता है, ये है ना, ये तना होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये पेड़ क्या होता है, यहाँ पर छाल उखड़ने लगती है। जो छाल उखड़ने लगती है तो इसे बोलते हैं क्या? कॉर्क। क्या इसे क्या बोलते हैं? कॉर्क। तो ऊपर की लेयर क्या है, अंगुली से या किसी मतलब आसानी से क्या हटाई जा सकती है। क्या होती है? मृत होती है। जो ऊपर की लेयर क्या है, धीरे धीरे छूटती रहती है, वो हमारी कहलाती कॉर्क। ठीक है, अब इसी में क्या है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में की थी। मतलब इसी लेयर से ही की थी, जो एक मृत कोशिका थी। यानी कि वो जो कोशिका थी वो क्या थी? मृत कोशिका थी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। क्लियर है ना? और इसी तरीके से कहा जा सकता है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो भी आपको पढ़ना है आगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने? लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। क्लियर है ना? अब कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। इसलिए जो कोशिका के जनक कौन जाने जाते हैं? रॉबर्ट हुक जो है ना, कोशिका के जनक जाने जाते हैं। और कोशिका विज्ञान को हम इंग्लिश में साइटोलॉजी भी कहते हैं। क्लियर है ना? तो साइटोलॉजी के नाम से भी हम कोशिका विज्ञान को जानते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और, अगर जो पूछा जाए कि मनुष्यों में कोशिकाएं कितनी पाई जाती हैं, तो आपको याद रखना है मनुष्यों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। क्लियर है ना? तो इस तरीके से जीव जंतु भी जितने हैं वो सब क्या हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। और एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, आप याद रखना है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। कौन है? यूग्लिना, याद रखना है, यूग्लिना है। और एक नाम और है, वो तुम्हें बताना है कमेंट करके। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपकी परिभाषा आ चुकी है कोशिका की। जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली, जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली
तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली, जो यानी कि जैविक क्रियाएं जो जीवित जीवन के लिए क्या हो, जीवन के लिए क्या हो, संपन्न करती हूँ, है ना। तो उनकी क्या है, रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली, मतलब जैविक क्रियाओं का संचालन करने वाली मौलिक इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्लियर है ना। अब कोशिका में स्वजनन पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है, स्वजनन। स्वजनन का मतलब होता है कि अपने आप में जनन कर लेना, यानी अपने आप से नई कोशिका का क्या है, प्रोड्यूस करना, यानी उत्पन्न करना। क्लियर ना, तो वह स्वजनन कहलाता है। क्लियर है ना। तो इसमें आगे बताया गया है कि आर बिरचो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से विभाजन द्वारा होता है। मतलब कैसे होता है, नई कोशिका का निर्माण जो है ना पुरानी कोशिका के विभाजन द्वारा होता है। यानी कि पुरानी कोशिका क्या होती है, वो टूट जाती है, और जब वो टूट जाती है यानी विखंडित हो जाती है, उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लियर है ना। तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, यानी कि तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। क्लियर। और जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, जिसे हम PPLO कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है और माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, याद रखना है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा है। सबसे भारी और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा है। यानी कि शुतुरमुर्ग जो एक चिड़िया होती है, उस चिड़िया का क्या होता है, अंडा। सबसे भारी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। क्लियर है ना। चलिए याद रखेंगे। अगली हेडिंग है कोशिका के प्रकार, है ना। क्या है, कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। आप पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा पॉइंट है यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ध्यान देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका को खोज डार्टी व आलन ने की थी। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कौन, प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज डार्टी ने की थी। किसने, डार्टी ने की थी। और यूकैरियोटिक कोशिका की खोज आलन ने की थी। क्लियर है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज डार्टी ने की थी और यूकैरियोटिक कोशिका की खोज एलन ने की थी। क्लियर है ना। स्पेलिंग देख लेना, ALLEN, आइलैंड। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका के बीच की कड़ी को मीजोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसके बीच की जो कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीजोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मीजोकैरियोटिक कोशिका की खोज डाज ने की थी। किसने की थी, डाज ने की थी। प्रश्न आ सकता है मीजोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो आपको बताना है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच की कड़ी को हम मीजोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और इसकी खोज डाज ने की थी। क्लियर है ना। अब ये उदाहरण है मीजोकैरियोटिक कोशिका का। ये किसका उदाहरण है, मीजोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। क्या नाम है, डायनोफ्लैजिलेट नाम है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है ना। तो पढ़ते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली
केंद्रक सुविकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यानी कि कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है और केंद्रक सुविकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की खोज प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की बनी होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की बनी होती है। क्लियर है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S के यानी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में DNA तथा RNA रहते हैं और इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। क्लियर है ना। किसका अभाव रहता है? गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। क्लियर है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है DNA का? तो यह भी याद रखना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं। इसे बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण में दे रखा है, उदाहरण क्या दे रखा है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम PPLO भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगाई, ठीक, रिकेट्सिया की कोशिकाएं आदि। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। क्लियर है ना। अब अगली हेडिंग है यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर है ना। तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दे रखा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं सेल वाल, कोशिका भित्ति को क्या बोलते हैं? सेल वाल, सेल्यूलोज तथा फैक्टोज की बनी होती है। क्लियर है ना। किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा फैक्टोज की बनी होती है। और इसके बाद दे रखा यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन केंद्रक तथा पूरी तरह से विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसमें कितने प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते थे? उसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें DNA तथा RNA कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर है ना। हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जो क्षारीय होती है। ठीक है, क्या होती है? क्षारीय होती है। जैसे उदाहरण दे रखा है, सभी जंतु कोशिका और प्रोटोजोवा और जीव जंतु आदि ये हमारे क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। ठीक है, सभी जंतु कोशिका, प्रोटोजोवा और जीव जंतु आदि हमारे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा ये स्ट्रक्चर है, कोशिका की संरचना का स्ट्रक्चर है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है ना। आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इस तरीके का ये क्या है? पादप कोशिका का स्ट्रक्चर है। पादप मतलब पौधों की कोशिका का क्या है? स्ट्रक्चर यानी कि संरचना है। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं।
कोशिका की बनावट अत्यधिक जटिल होती है। कोशिका की बनावट क्या होती है? अत्यधिक जटिल होती है और कोशिकाओं में अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं में अनेक प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। कोशिका के भाग। तो कोशिका के प्रमुख रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग है कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। दूसरा भाग है जीव द्रव्य, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और तीसरा भाग है रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ, यानी कि जिसे हम बोलते हैं वैसूल। ठीक है, वैसूल बोलते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग कह रही कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? तो सेल वॉल को पढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी कठोर, मजबूत, मोटी तथा छिद्रयुक्त, पारगम्य तथा निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, पादप मतलब पौधों की कोशिकाओं की सबसे बाहरी जो क्या होती है? कठोर होती है और मजबूत होती है, मोटी तथा छिद्रयुक्त, पारगम्य तथा निर्जीव आवरण को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। आगे दे रखा है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की भी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हुक ने की थी, है ना? तो ल्यूवेन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, है ना, की अंत्यावस्था यानी जिसे बोलते हैं टेलोफेज के समय अंतःप्रद्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से होता है ना? यानी कि जो कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था के समय अंतःप्रद्रवी जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति पादपों में उपस्थित तथा जंतुओं में अनुपस्थित होती है। यानी कि जो कोशिका भित्ति है वो पौधों में पाई जाती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती है और पादपों में यानी कि पौधों में पाई जाती है। क्लियर है ना? पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा फ्रक्टोज की बनी होती है। सेल्यूलोज तथा फ्रक्टोज की बनी होती है। और सामान्यतः बहुत से कवकों यानी कि फंगी तथा ईस्ट में कोशिका भित्ति काइटिन के द्वारा बनती है। किसके द्वारा? काइटिन के द्वारा बनती है। तथा शैवालों में कोशिका भित्ति का निर्माण गैलेक्टेन मैनन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, पेक्टिन तथा लिग्निन आदि पदार्थों की बनी होती है और तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण जाइलन नामक पदार्थ द्वारा बना होता है। क्लियर है ना? तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण जो है ना जाइलन नामक पदार्थ द्वारा होता है। जाइलन, ठीक। और इसके पहले द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण जो है ना सेल्यूलोज पेक्टिन के द्वारा होता है तथा लिग्निन के द्वारा, मतलब सेल्यूलोज पेक्टिन और लिग्निन के द्वारा द्वितीय कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और तृतीय कोशिका भित्ति का निर्माण
जाइलन के द्वारा होता है। क्लियर है ना। अब इसके बाद दे रखा है कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली, कोमल और लोचदार यानी लचीलेदार तथा पारगम्य होती है। ठीक है, यानी कि कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली, कोमल, लचकदार तथा पारगम्य होती है और मध्य पटल का निर्माण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के पेक्टेटस द्वारा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य की सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाली तथा बाहर निकलने वाली विभिन्न अणुओं तथा आयनों पर नियंत्रण तथा कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता को बनाए रखती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत तथा पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली दूसरी परत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम क्या हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम प्लाज्मा झिल्ली, जीवकला, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा जेल, सार्कोलेमा और न्यूरोलेमा आदि हैं। क्लियर है ना। तो आज की वीडियो कैसी लगी इसमें आपको कमेंट ज़रूर करना है। इसके आगे कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे।